हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो टेंसेस पे होने वाली है। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को प्रदान करते रहें, जिससे आगे वीडियो बनाने में मेरा मन लगे। तो अपना प्यार और सपोर्ट प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट अस स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग सबसे पहले हम सविकारात्मक वाक्य ले लेते हैं। इसकी पहचान है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, हुआ है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। मुझे तुरंत पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हमें जब कोई सेंटेंस मिलता है तो ये सबसे पहले पता करना होता है कि ये किस टेंस का है। तो आगे बढ़ते हैं हम। जब किसी वाक्य से यह पता लगे कि बोलने के समय कार्य जारी है, या कभी कभी बोलने के समय कार्य जारी ना हो किंतु उसके आसपास हो रहा हो, तब उन वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। मतलब मुझे उस कार्य के होने का, प्रारंभ होने का ज्ञान हो जाता है तो हमें समझ लेते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, आप अभी जान ही चुके हैं। तो मुझे ये पता लग जाता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल को अपनाते हैं और उस सेंटेंस को हम आसानी से हल कर लेते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को हल करने के लिए सबसे पहले मुझे उसके सारे नियम, रूल को पता होना चाहिए। इसमें भी अफर्मेटिव, जिसको स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, उसके बाद फिर आ जाता है नेगेटिव, जो आपको अभी विस्तार से आज समझाया जाएगा। और यदि आपने मन लगा करके हमारे इस वीडियो को देखा और जो है अपने माइंड में इसको अभी से ही बैठा लिया, तो आपको बोर्ड परीक्षा में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। सभी प्रकार के सेंटेंस आप जो है आज के वीडियो में सॉल्व करना सीख जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित किसी भी प्रकार का सेंटेंस आप चुटकियों में हल कर लेंगे। और इसलिए बिना स्किप किए हमारे इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आप दोबारा जो है भविष्य में कभी भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आइए हम अगले क्रम पे बढ़ते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेशन। अब हमें सबसे पहले पता करना रहता है कि सब्जेक्ट किस प्रकार का है और इसके साथ में मुझे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो आई के साथ एम, ही, सी, इट और अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज तथा यू, वी, दे और अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग होता है, जैसा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जान चुके हैं। और इसमें केवल आई के साथ एम लगाना है, बाकी ही, सी, इट ये सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं और वी, यू, दे ये प्लूरल होता है, यानी ये बहुवचन कर्ता होता है। और ही, सी, इट जो है वो एक वचन कर्ता होता है। तो ही, सी, इट के साथ में मुझे इज लगाना है, आई के साथ मुझे एम लगाना है, यू, वी, दे के साथ में मुझे आर का प्रयोग करना है। और इस प्रकार से हम सेंटेंस को आगे बढ़ा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मुझे लगाना रहता है। करना क्या होता है कि जब हमें सब्जेक्ट पता चल जाता है, उसके बाद में सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं, किस प्रकार का सेंटेंस है। उसके बाद में उसमें ढूंढते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट के साथ में मुझे मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लाना होता है। उसमें मुझे इंग फॉर्म आईएनजी लगा करके हम उस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। तो ये वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी इंग फॉर्म का प्रयोग होता है। और इस प्रकार से मुझे उसके ट्रांसलेशन को सॉल्व करने में या उसको अंग्रेजी में रूपांतरित करने में या उसका अनुवाद करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो हमें अच्छे से उसके नियम को जान लेना है। आगे बढ़ते हैं।
निगेटिव सेंटेंस, जब हम स्वीकारात्मक वाक्य को हल कर लेते हैं तब बारी आती है नकारात्मक वाक्य की, जिसमें कर्ता के द्वारा नकारा जाता है कि मैंने इस कार्य को नहीं किया है या व्यक्ति ने इस कार्य को नहीं किया है। तो नेगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बीच नॉट का प्रयोग होता है। तो मुझे करना क्या होता है कि इज, एम, आर के बाद मुझे नॉट का प्रयोग कर देना रहता है और इस प्रकार से हम मुख्य क्रिया की पहली अवस्था नॉट के बाद में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था के साथ में इंग फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। तो हम अगर सेंटेंस को बनाते समय इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो मुझे किसी भी प्रकार के सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को जो है अंग्रेजी में परिवर्तित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो हमें अच्छे से सबसे पहले उसके सारे रूल को, नियम को जान लेना चाहिए, उसकी पहचान को समझ लेना चाहिए कि हम किस प्रकार से उसकी पहचान करें। आगे बढ़ते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यदि क्या से आरंभ हो, यानी वाक्य यदि क्या से आरंभ हो, तो उसके लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपको समझाया था कि हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं सबसे पहले। तो यदि क्या से प्रारंभ होता है तो इज, एम, आर और उसके बाद में फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट लेते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म जोड़ करके, आईएनजी जोड़ करके अपने सेंटेंस को या वाक्य को हल कर लेते हैं। और यदि वाक्य के मध्य में या बीच में, समझ लिए, बीच में अगर कब, कहाँ, कौन, कैसे इत्यादि शब्द आ जाते हैं, इससे आपको कहीं कहीं पर बहुत सारे प्रश्नवाचक वाक्य भी मिलते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको विस्तार से बताया था, लेकिन इस वीडियो में भी आपको बताया जा रहा है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से में भी कोई जो है प्रॉफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जब कोई चीज़ सीखते हैं तो उसकी जड़ को ही हम मजबूत करते हैं। जैसे हमें साइकिल चलाना नहीं आता है तो उसको ख़रीदने से कोई मतलब नहीं होता है। तो मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी सीखना है, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी सीखते हैं, उसके ट्रांसलेशन को करना सीखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट का भी जो है सारे रूल्स और उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हल करके मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे कि वाक्य के बीच में अगर क्या, क्यों, कब, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर नियम के अनुसार अनुवाद करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि अगर क्या शब्द पहले आ जाता है तो उसके लिए हम इज, एम, आर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। लेकिन यदि वही शब्द कब, कहाँ, कौन, कैसे इत्यादि शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाएं तो ऐसे शब्दों की अंग्रेजी हम यानी इज, एम, आर के भी पहले लिख देते हैं। जैसे अगर क्या शब्द आया तो हम व्हाट लिखेंगे, क्यों आ गया तो व्हाई लिखेंगे, कब आ गया तो व्हेन लिखेंगे, कैसे आ गया तो हाउ लिखेंगे, कहाँ आ गया तो व्हेयर लिखेंगे। विभिन्न प्रकार के जो भी जो है प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं उनकी अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर के पहले उनका प्रयोग कर देते हैं। और उसके बाद में नियमानुसार यानी कर्ता के अनुसार, कर्ता के पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगा देना रहता है। तो आप अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि मुझे प्रश्नवाचक वाक्य अगर क्या शब्द पहले आता है तो उसके लिए इज, एम, आर लगा देना है सबसे पहले। और यदि वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्या इत्यादि शब्द आ जाते हैं तो ऐसे शब्दों की अंग्रेजी मुझे हेल्पिंग वर्ब के यानी इज, एम, आर के पहले प्रयोग कर देना है और फिर अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच नॉट लगा देते हैं। जैसे आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब अगर बीच में आ जाता है तो उसको हम ले जाकर के इंट्रोगेटिव में पहले करते हैं। बीच में आने से हमारा सेंटेंस
गलत हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के भी पहले अगर हम क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य आ जाते हैं तो उसको लगा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, यानी एक सेंटेंस में नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों सम्मिलित हैं, तो मुझे सबसे पहले करना क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक वाक्य लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में फिर नॉट का प्रयोग कर करके और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की पहली अवस्था के साथ में इंग फॉर्म जोड़ करके और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगले क्रम में आप जो है आपको प्रश्नवाचक, नकारात्मक या स्वीकारात्मक विभिन्न प्रकार के सेंटेंस आपको मिलते रहते हैं और मुझे उस समय केवल ये अच्छे से हमें रूल याद होता है तो हम उसको आसानी से हल कर लेते हैं। मुझे कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि मेरे पास बहुत सारी वर्ड मीनिंग होनी चाहिए, वर्ड पावर होनी चाहिए, जिससे हमें एक एक शब्द की अंग्रेजी एक दूसरे से पूछना ना पड़े, कहीं पर मुझे भटकना ना पड़े और हम आसानी से उस सेंटेंस को पूरा कर लें, उसका हम अनुवाद अंग्रेजी में कर लें। तो मुझे बहुत सारी वर्ड मीनिंग भी याद करनी होगी क्योंकि हमें आगे अपने भविष्य में बहुत कुछ करना है और अगर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं तो मुझे प्रारंभ में बहुत परिश्रम भी करना रहता है। तो हम बिना सोचे समझे केवल एक ही उद्देश्य, एक ही लगन से निरंतर मेहनत करते रहें और अपने पथ की तरफ आगे बढ़ते रहें। तो हमने अभी इसके सारे रूल्स को देख लिया, समझ लिया। अब भविष्य में मुझे ये कभी भूलने वाली चीज़ तो नहीं लगती है। अगर आपने मन लगा करके इसको सीख लिया है तो आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे सरल जो है टेंस होता है और इसको हम बहुत आसानी से हल भी कर लेते हैं। लेकिन आने वाले टेंसेस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि बहुत सारी वर्ड मीनिंग, उसके थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये सब याद करने होंगे। तो मुझे जो है अभी से ही अगले टेंस के बारे में सोच विचार करके बहुत सारी वर्ड मीनिंग याद करना है, जिससे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, कंटिन्यूअस में भी सारे रूल लगभग मिल चुके हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ, क्योंकि कोई भी ट्रांसलेशन करने के लिए मुझे सबसे पहले सूत्र की आवश्यकता होती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एम बी फर्स्ट यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। तो ये हमारे स्वीकारात्मक वाक्य का सूत्र है, ये उसका फार्मूला है। और यदि इस फार्मूले को हमारे जो है एक बार समझ में आ गया तो मुझे कभी भूलना नहीं होता। आगे बढ़ते हैं निगेटिव सब्जेक्ट। अब निगेटिव अगर है वाक्य सेंटेंस तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। अभी हमने आपको समझाया ही था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में मुझे केवल नॉट का प्रयोग कर देना है और सेम का सेम ही रहना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर वाक्य में जो है नकारात्मक कर्ता के द्वारा अगर नकारा जाता है या जो है नेगेटिव होता है तो वहाँ पर मुझे केवल नॉट का प्रयोग करना होता है। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हमने आपको बताया था कि यदि वाक्य के प्रारंभ में इज एम आर मुझे लगाना है तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है कि नहीं। अगर क्या शब्द आया है तो मुझे इज एम आर लगा देना है बिना कोई संकोच किए। उसके बाद में सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है। और यदि आगे मुझे प्रश्नवाचक वाक्य और मिल जाते हैं तो अगले क्रम में देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्वेश्चन वर्ड अभी हमने बताया था, वाक्य के बीच में अगर कब कहाँ कौन कैसे किसे कितना इत्यादि कोई शब्द आ जाता है तो हम ऐसे शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा लेते हैं। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग
कर देते हैं। और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस अच्छे से बन जाता है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हम आपस में बातें कर रहे हैं। तो अब मुझे यहाँ पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो हमें पहले ही पता है कि हम इसमें सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम के लिए भी लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो हमने बताया था वी यू दे ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में मुझे आर का प्रयोग करना रहता है। और इसलिए हम वी आर टॉकिंग टुगेदर, यानी इस वाक्य को पूरा कर लेते हैं। टुगेदर मीन्स आपस में, टॉकिंग मीन्स बातें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गीता एक गाना गा रही है। गीता यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुझे इज का प्रयोग करना रहता है। तो गीता इज सिंगिंग ये सॉन्ग। अब यहाँ गाना की अंग्रेजी होती है सॉन्ग। अब गा रही है तो हम उसमें सिंग और उसमें आईएनजी का प्रयोग कर लेंगे, हो जाएगा सिंगिंग। अब एक शब्द दिया गया है जिसमें हम एक के लिए ए लगा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या एक वचन करता है, इसलिए हमने यहाँ पर इज का प्रयोग किया। गीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो आप 2 सेंटेंस बना चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। तुम अपना कार्य कर रहे हो। ये आप समझ गए होंगे कि ये इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी होती है यू, और यू के साथ में मुझे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करना है। यू आर। अब कार्य करना की अंग्रेजी डूइंग, अपना कार्य तो योर वर्क। यू आर डूइंग योर वर्क, यानी तुम अपना कार्य कर रहे हो। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और इसका प्रयोग मुझे कहाँ पर और कैसे करना है। तो आप समझ गए, यू आर डूइंग योर वर्क। अगले पर, वह एक कहानी सुना रही है। यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट मुझे मिल रहा है और वह एक सब्जेक्ट है, लेकिन सुना रही है तो मुझे ये पता लग जाता है कि ये फीमेल है। और फीमेल के लिए यानी स्त्रीलिंग है, तो मुझे वह की अंग्रेजी क्या लिखना है, सी। तो सी के साथ में मुझे ही सी इट, हमने बताया था ही सी इट के साथ में मुझे इज का प्रयोग करना रहता है। तो शी इज टेलिंग ए स्टोरी। शी इज टेलिंग ए स्टोरी। टेलिंग में सुनाना। आगे बढ़ते हैं। वह अपना काम नहीं कर रही है। नकारात्मक वाक्य मुझे मिला और यहाँ पर मुझे क्या करना है, बहुत सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल सीधा मुझे नॉट का प्रयोग कर देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इज एम आर के बाद मुझे नॉट का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ वह है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है और मुझे शी इज नॉट डूइंग हर वर्क। मुझे पता ही था कि यहाँ पर सिंगुलर के साथ में मुझे नॉट लगाना। आगे बढ़ते हैं। बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। बच्चे की अंग्रेजी होती है चिल्ड्रन और फूल की अंग्रेजी होती है फ्लावर, लेकिन हम क्रमबद्ध चलते हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। अब यहाँ पर प्लकिंग मीन्स होता है तोड़ना और फ्लावर्स मीन्स फूल। बच्चे की अंग्रेजी हो गई चिल्ड्रन। तो द चिल्ड्रन आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। अगले सेंटेंस पे हम चलते हैं। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। तुम के साथ मुझे आर ही लगाना है और उसके बाद मुझे नॉट का प्रयोग कर देना है क्योंकि नेगेटिव है। तो यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आप समझ ही गए, प्लेइंग मीन्स खेलना, क्रिकेट की अंग्रेजी क्रिकेट ही होती है। और रहे हो आ रहा है तो मुझे पता लग जा रहा है कि यह कंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम परीक्षा में बैठ रहे हो। अब ये शब्द आ गया, पहले क्या शब्द आ गया, तो इसके लिए मुझे अंग्रेजी इसकी नहीं ढूंढना है, मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो आर यू अपेयरिंग इन द
एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या शब्द पहले आया था इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया और इस सेंटेंस को पूरा कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सुरेश यहाँ क्या कर रहा है। अब क्या शब्द बीच में आया है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट लिखेंगे। व्हाट इज सुरेश डूइंग हियर। व्हाट इज, क्योंकि ये सुरेश जो है सिंगुलर है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे और क्या शब्द बीच में आया है इसलिए इसकी अंग्रेजी हम व्हाट लिखेंगे। तो व्हाट इज सुरेश डूइंग हियर। इस प्रकार से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए, एक्सरसाइज को सॉल्व किया। और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने प्यार और सपोर्ट के रूप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम अपने पूर्ण मनोबल के साथ में अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराते रहें और मेरा भी मन लगे कि हाँ चलिए हमारे मित्रों के द्वारा मेरे बनाए गए वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा है और इसको आप लोग देख रहे हैं, तो हम जो है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोग इसी प्रकार से अपना प्रेम और जो है स्नेह हमारे चैनल पर बनाए रखें, जिससे हम भविष्य में बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रदान करते रहेंगे। तो यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।